of wave, speed of wave v is equal to f lambda. हाँ, उसके बाद लिखें स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल. आला इसके फॉर्मूले बताओ. एवरेज स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फटाफट. एक मिनट, वर्ड्स में बताओ, सिंबल्स में ना बताओ. वेरी गुड. 4 into amplitude over टाइम पीरियड. बेटा एक फार्मूला है वेव स्पीड का, एक फार्मूला है पार्टिकल की स्पीड का, और इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 times a times f. यस और नो? ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग दो, डॉपलर इफेक्ट. आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट. अगर हेडिंग दे दी तो आगे चलते हैं. डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट में सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे. डॉपलर इफेक्ट में सबसे पहली बात आप ये लिखें कि ये होता क्या है. लिखें चेंज ऑफ ऑब्जर्व्ड wavelength, change of observed wavelength or observed frequency, change of observed wavelength or observed frequency due to, क्या लिखेंगे, मोशन या रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन. क्योंकि कभी कभी मोशन होता है तो ये इफेक्ट कॉज नहीं होता जब दोनों का मोशन सेम तरह का होता है. डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, गैप चेंज होना चाहिए. ड्यू टू रिलेटिव मोशन. बेटा रिलेटिव मोशन में गैप चेंज होता है, बल्कि रिलेटिव मोशन भी ना लिखो, उससे भी बेहतर टर्म. ड्यू टू चेंज ऑफ डिस्टेंस, due to change of distance between the, मैं रिलेटिव मोशन लिख सकता था लेकिन मैंने इसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया है. स्पेसिफाई क्या किया है कि असल में ये डिस्टेंस के चेंज की वजह से होता है. तो ड्यू टू चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. तो सोर्स और ऑब्जर्वर का अगर डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उस डिस्टेंस के चेंज होने से ऑब्जर्व वेवलेंथ और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. कॉपी हो गया. अब जब आप कहते हैं जी ऑब्जर्व वेवलेंथ, उसका मतलब क्या होता है? एक काम करें बेटा, मैं आपको बताऊंगा ना, इसी चीज के मैं पैसे लेता हूं ना. लिखें एक्चुअल वेवलेंथ और इस तरफ लिखें ऑब्जर्व वेवलेंथ. एक्चुअल वेवलेंथ और ऑब्जर्व वेवलेंथ. एक काम करें, एक्चुअल वेवलेंथ का सिंबल लिखें लैम्डा सबस्क्रिप्ट एस. एस स्टैंड्स फॉर सोर्स. एस स्टैंड्स फॉर सोर्स. ऑब्जर्व वेवलेंथ का सिंबल लिखें लैम्डा और ओ. लिख दिया. अब एक्चुअल वेवलेंथ क्या होती है और ऑब्जर्व वेवलेंथ क्या होती है? अगर सोर्स रुका हुआ होगा तो जो वेवलेंथ होगी वो एक्चुअल वेवलेंथ होगी. अगर सोर्स मूविंग होगा तो वो होगी ऑब्जर्व वेवलेंथ. तो इसको यूं लिखें डिस्टेंस बिटवीन consecutive wave fronts, distance between consecutive wave fronts from a source that is not moving, that is stationary or that is not moving. So when the source is stationary, then distance between consecutive wave fronts is called the actual wavelength. कोई confusion? Observed wavelength. ऑब्जर्व वेवलेंथ का बेटा जी आप लिखें
डिस्टेंस जी बेटा ना ना, अगर सोर्स रुका हो तो डिफरेंट होता है, सोर्स मूविंग हो तो डिफरेंट हो जाता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व वेवलेंथ का आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन consecutive wave fronts, distance between consecutive wave fronts generated by still source या moving source? Generated by moving source. कोई confusion? तो this is observed wavelength. Done? आगे आ जाओ, लिखो observed time period and actual time period. लेफ्ट साइड पे लिखो observed time period. क्या लिखना है बेटा जी? observed time period. उसके बाद लिखें actual time period. actual time period. मैं इसको सिंपल करके बता देता हूं। जनरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है एक्चुअल टाइम पीरियड, और वो कभी चेंज नहीं होता। रिसेप्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है ऑब्जर्व टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, वेव, सोर्स वेव जनरेट करेगा, ऑब्जर्वर वेव रिसीव करेगा। मैं बोल रहा हूं, मैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन जनरेट कर रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हैं। फर्ज करें आप चलना शुरू कर दें, तो आप सब लोगों के जो वेव फ्रंट्स रिसीव्ड होंगे वो डिफरेंट होंगे। जनरेटेड वेव फ्रंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि जनरेट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन जनरेट कर रहा हूं। कंसेक्टिव कंप्रेशन जनरेट करने का जो टाइम गैप होगा वो होगा एक्चुअल टाइम पीरियड, और आपकी जो स्टेट ऑफ मोशन होगी उसके हिसाब से आप रिसीव करेंगे। तो ऑब्जर्व टाइम पीरियड क्या हुआ? इसको रिप्रेजेंट करेंगे TO के साथ। लिखें टाइम गैप बिटवीन जनरेशन या रिसेप्शन? हाँ जी, टाइम गैप बिटवीन रिसेप्शन ऑफ consecutive wave fronts is called observed time period. कोई कंफ्यूजन? यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा? वेव्स को रिसीव करेगा। अच्छा, इस रूम में सोर्स कौन है, ऑब्जर्वर कौन है? मैं सोर्स हूं और आप सब ऑब्जर्वर हो। बात समझ आ गई? ऑब्जर्वर क्या करता है? वेव्स को रिसीव करता है। सोर्स क्या करता है? वेव्स को जनरेट करता है। तो रिसेप्शन का जो टाइम गैप है वो ऑब्जर्व टाइम पीरियड है। आप सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो है ऑब्जर्व, और मैं जो बोल रहा हूं वो है एक्चुअल। बात क्लियर? तो एक्चुअल और ऑब्जर्व डिफरेंट भी हो सकता है। एक्चुअल टाइम पीरियड का लिखो, एक्चुअल टाइम पीरियड का लिखो, लिखें टाइम गैप बिटवीन जनरेशन, इसका सिंबल होगा TS, T सबस्क्रिप्ट S। क्या सिंबल होगा? T और S, S फॉर सोर्स, टाइम गैप बिटवीन जनरेशन ऑफ consecutive wave fronts, that is called actual time period. कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगली हेडिंग लिखो फटाफट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। खुशी बेटा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फटाफट बताओ। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कोई गेस? जनरेटेड पर सेकेंड, जनरेटेड पर यूनिट टाइम। बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी जनरेटेड पर यूनिट टाइम, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी FO, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी FS, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी FO। अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ
आला बेटा आइए समझ। बेटा जो जनरेट होंगे ना वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? क्रेस्ट, ट्रफ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट। कितने क्रेस्ट एक सेकंड में जनरेट हुए वो होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, कितने क्रेस्ट एक सेकंड में रिसीव हुए वो होगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एंड दे कैन बी डिफरेंट। दैट इज व्हाट वी कॉल डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कब होता है? जब जनरेटेड वाले जो हैं वो रिसीव वालों से डिफरेंट हो जाए। तो नंबर ऑफ क्यों होते हैं वो हम समझेंगे। नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स generated per unit time, और इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रिसीव। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग रिसीव कर रहे हैं, तो ये वेव है ना। आवाज क्या होती है? वेव होती है ना। लाइट क्या होती है? वेव होती है। फिर हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं बेटा, हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन वेव्स, ठीक है ना। लाइट में सन सोर्स होगा, हाँ हाँ, और हम ऑब्जर्वर हैं। सही हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। बेटा आप आसान जुबान में यूं समझें कि अगर अली जफर गाना गा रहा है और आपको नूर जहान की आवाज सुनाई दे रही है, तो इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट वी कॉल डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल होगी उसको चेंज कर देगा। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पिच भी चेंज होगी, तो आपका ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो इसी को हमने समझना है कि क्यों होता है। आप बताएं। हाँ, वो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वो क्या करता है? आवाज को कंप्रेस कर देता है। फर्ज करें अगर बंदा बोले और उसकी आवाज को लड़कियों वाला करना है। फर्ज करें आप मेरी क्लास सुन रही है और आपको लगता है कि मेल को टीचर नहीं होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, तो आपको बस दो काम करने पड़ेंगे कि मेरी फेस पे कोई औरत का फेस लगा दें और अच्छा, वाह जी क्या बात है। अच्छा, तो अगर आवाज को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आवाज को कंप्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरी आवाज को कंप्रेस कर दें तो मेरी आवाज श्रिल हो जाएगी या ग्रेव हो जाएगी? ऑब्वियसली श्रिल हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हो गया कॉपी यहां तक? अच्छा, अब ये हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब डॉपलर इफेक्ट क्यों होता है? डॉपलर इफेक्ट होने की जो असल रीजन है उस पे आते हैं। फर्ज करें मैं एक बुलेट के मोशन को, आप ये लिखें जरा, मोशन ऑफ बुलेट और मोशन ऑफ साउंड। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको समझ आ जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास एक गन है और गन स्टिल है, आप उससे बुलेट फायर करते हैं। गन क्या है जी? मूविंग या स्टिल? गन है स्टिल, और इससे आप बुलेट फायर करते हैं। और बुलेट की स्पीड है जी, बुलेट की स्पीड है फर्ज करें 300 मीटर पर सेकेंड। आपने गन से बुलेट फायर की, बुलेट की स्पीड कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपने ये किया कि एक एरोप्लेन था, मेरी एरोप्लेन की ड्राइंग काफी खराब है तो आप अच्छा सा एरोप्लेन बनाइएगा। एक एरोप्लेन था, फिश है या एरोप्लेन है मैं कंफ्यूज हूं, चले जो भी है। इस एरोप्लेन की जो अपनी स्पीड थी वो थी 300 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन की अपनी स्पीड क्या थी? 300 मीटर पर सेकेंड। आपने बंदूक इसके ऊपर लगा दी, एरोप्लेन के ऊपर। आपने बंदूक किस पे लगा दी? एरोप्लेन के ऊपर। Now the aeroplane is moving with 300 meter per second, and hence the gun is moving with 300 meter per second. What will be the speed of the bullet? Quick answer. 600 meter per second. आगे बात समझ? तो स्पीड क्या हो जाएगी? 600 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर शुएब अख्तर बॉलिंग कराता है 150 की स्पीड के साथ, तो अगर वो गाड़ी पे खड़ा होकर बॉल फेंकेगा 150 की स्पीड के साथ और गाड़ी की स्पीड 100 होगी, तो बॉल की स्पीड 250 हो जाएगी। बात समझ आ गई? मतलब ये है कि अगर आपको फास्ट बॉलर बनना है और आप स्लो बॉल फेंकते हैं, तो आप क्या करें? गाड़ी की छत पे खड़े हो जाए, ठीक है, गाड़ी को तेज चला के उसके ऊपर से बॉल फेंके, तो गाड़ी की स्पीड बॉल की स्पीड में ऐड हो जाएगी, फिर आप स्पिनर से फास्ट बॉलर बन जाएंगे। फर्ज करें आपके सामने कोई बैटिंग कर रहा है, ठीक है, आपने उसको तेज बॉल करानी है लेकिन आपके बाजू में जान नहीं है,
तो आप क्या करें, गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाए, फिर हर बार गाड़ी को लेके आए। 100 अगर 100 स्पीड होगी गाड़ी की और आपकी बॉल की स्पीड है 100, तो बॉल की स्पीड कितना हो जाएगी 200, तो आप शुएब अख्तर से ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो ये प्रैक्टिस में यूज किया जा सकता है। किसी बैट्समैन को अगर प्रैक्टिस करवानी और आपकी बॉल स्लो है तो आप तो एयर रेजिस्टेंट तो वैसे भी होगी। तो बेटा एयर रेजिस्टेंस तो हर वक्त होगी ना। आपको ये कहानी समझ आ रही कि जब सोर्स मूव करता है तो वो बुलेट की स्पीड में ऐड हो जाता है। अगर एक स्टेशनरी गन होगी तो उसकी जो भी स्पीड होगी, मूविंग गन में बुलेट की स्पीड में गन की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये बात क्लियर? अब हम आते हैं जी दूसरे केस में। हमारे पास एक लाउड स्पीकर है जो रुका हुआ है। हमारे पास एक लाउड स्पीकर है जो रुका हुआ है। एक लाउड स्पीकर है रुका हुआ है और एक और लाउड स्पीकर है जो मूव कर रहा है। इस लाउड स्पीकर की स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड। ये एरोप्लेन के ऊपर लगा हुआ है। ये बात समझ आ गई बेटा? एक एरोप्लेन, एक लाउड स्पीकर है जो रुका हुआ है, एक लाउड स्पीकर है जो आपने एरोप्लेन की छत पे लगा दिया और एरोप्लेन मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड से, तो लाउड स्पीकर भी मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकंड से। अब आप मुझे ये बताएं, पहले लाउड स्पीकर से आवाज की स्पीड है, पहले लाउड स्पीकर से आवाज की स्पीड है फर्ज करें 340 मीटर पर सेकंड। दूसरे लाउड स्पीकर से आवाज की स्पीड कितना होगी? आला बेटा बताएं। खुशी बेटा आप बताएं कितना होगी? 640 नहीं होगी, 340 होगी। आपको पता है न्यूटन की जो थ्योरीज थी वो आइंस्टाइन की थ्योरी से इंफीरियर क्यों थी? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली जो इफेक्ट होता है पार्टिकल्स पे वो वेव्स पे नहीं होता। अगर मैं इस पेन को फेंकूंगा, इसका मोशन मेरी आवाज के मोशन से डिफरेंट होगा। अच्छा, अब मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करता हूं, ठीक है? मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म करता हूं। सुने, आपको यह समझना है कि वेव मोशन किस तरह होता है। वेव मोशन होता है पार्टिकल्स के थ्रू। फर्ज करें इस क्लास में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं राहिम को पेन देता हूँ, राहिम पेन पकड़ो। राहिम पेन देता है अगले बच्चे को, अगला बच्चा पेन देता है अगले बच्चे को, अगला बच्चा पेन देता है अगले बच्चे को। ये बात समझ आ गई? पेन मुझे वापस करो। अब मैं राहिम को जब पेन देता हूं, मैं राहिम को भाग के पेन देता हूं, मैं राहिम को जंप करके पेन देता हूं। मुझे बताओ, मैं जंप करके पेन दूं, भाग के दूं, शोर करके दूं, पेन की जो मूवमेंट है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगी या बच्चों के आपस में कनेक्शन पे डिपेंड करेगी? बच्चों के आपस में कनेक्शन पे डिपेंड करेगी। द मूवमेंट ऑफ द पेन इज द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, पहले बात सुन लें, पहले बात सुन लें। ये मैंने आवाज की स्पीड लिखी है, ये मैं ये बता रहा हूं। देखें देखें, बात सुने, बात सुने। रुका हुआ लाउड स्पीकर, मूविंग लाउड स्पीकर, दोनों से आवाज की स्पीड सेम। पहले केस में, अब पहले केस में लाउड स्पीकर क्या है? रुका हुआ। दूसरे केस में लाउड स्पीकर क्या है? स्पीड ऑफ, हाँ ठीक है, 340। तो बेटा इसकी जो मोशन है 300 मीटर पर सेकंड, तो ये जहाज पे लगा हुआ है ना। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि सोर्स के मोशन से वेव स्पीड इफेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बताएं, राहिम को मैंने पेन दिया, ठीक है? अब राहिम ने पेन दिया अगले बच्चे को, अगले बच्चे ने पेन दिया अगले बच्चे को। पेन कैसे ट्रांसफर होगा? वो बच्चों के आपस में कनेक्शन पे डिपेंड करेगा या मेरे ऊपर डिपेंड करेगा? फर्ज करें मैं राहिम को पेन देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? मैं राहिम को पेन देके उसके बाद मैं उछलना शुरू कर दूं, क्या पेन का आगे का मोशन उससे इफेक्ट होगा? मैं जो मर्जी करूं, मैं पेन के मोशन को इफेक्ट कर सकता हूं। सो दिस इज द वेव मोशन। वेव मोशन में क्या होता है? सोर्स अपनी एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल को देता है। अब फर्स्ट पार्टिकल किसको देगा? सेकंड पार्टिकल को। सेकंड पार्टिकल किसको देगा? थर्ड पार्टिकल को। अब सोर्स का मोशन उसको इफेक्ट ही नहीं कर सकता। जैसे लाउड स्पीकर मूविंग हो या स्टिल हो, लाउड स्पीकर की आवाज मिलेगी एयर पार्टिकल को। अब एयर पार्टिकल के ऊपर लाउड स्पीकर उसका जो ट्रांसफर है उसको इफेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बात समझ आ गई? जबकि पेन की अगर बात की जाए, अगर मैं पेन फेंकता हूं, पेन का फेंकना क्या है? बुलेट का मोशन। अगर मैं स्लो फेंकूंगा तो स्लो जाएगा, तेज फेंकूंगा तो तेज जाएगा। पार्टिकल्स का जो मोशन होता है इट्स लाइक फेंकना, और वेव का जो मोशन होता है इट्स लाइक
आप हैंड ओवर करते हैं, फिर पार्टिकल्स आगे ट्रांसफर करते हैं। सो कंक्लूजन ये हुआ कि जब किसी पार्टिकल की बात करेंगे तो उसको सोर्स का मोशन इफेक्ट करेगा, जब वेव की बात करेंगे उसको सोर्स का मोशन इफेक्ट नहीं करेगा। मूविंग लाउड स्पीकर, स्टिल लाउड स्पीकर, तेजी से मूविंग लाउड स्पीकर, सबसे आवाज की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर गन की बात करेंगे तो बुलेट की स्पीड वेरी करेगी। कहानी समझ आ गई? दिस इज द कॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट, दिस इज द कॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अब आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है कि स्पीड ऑफ अ बुलेट और अ बॉल, स्पीड ऑफ अ बुलेट और अ बॉल सोर्स पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? सोर्स रुका होगा या मूविंग होगा, उससे उस पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो भाग के बॉलिंग क्यों कराते हैं? उसका उनको एक एज तो ये मिलता है कि बायोमैकेनिकली उनकी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उनको एक इम्पैक्ट मिलेगा। दूसरा फायदा क्या मिलता है, उनकी अपनी स्पीड बॉल की स्पीड में एड अप हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। लेकिन क्या अगर एक बॉलर भागते हुए शोर मचाना शुरू कर दे, आवाज की स्पीड पे उसके भागने का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो। बात क्लियर? तो लिखो, स्पीड ऑफ अ बुलेट और अ बॉल will depend on the state, will depend on the state of motion of the source। कहानी समझ आ गई? रुकी हुई बंदूक से बुलेट डिफरेंट तरह से जाएगी, मूविंग बंदूक से बुलेट डिफरेंट तरह से जाएगी। अगली बात, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? सो लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टिल ऑब्जेक्ट, light coming from a still lamp, light coming from a moving object, light coming from a moving star, all of them have same speed। ठीक है, जो लाइट एक लैंप से आएगी, जो लाइट एक ट्यूब लाइट से आएगी और जो लाइट एक मूविंग स्टार से आएगी, सबकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। स्टार आपसे दूर जा रहा है, आपके टुवर्ड्स आ रहा है, स्टार जितना मर्जी तेज मूव कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। जी बेटा, हाँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। शी इज सेइंग कि मैं अगर ऐसे ऐसे डिप करूं तो जो वेव है वो स्लो जाएगी, और अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो तेज जाएगी। द आंसर इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर लेना, ठीक है। जब आप तेज करेंगी ना तो रिपल पास पास होंगे, लेकिन रिपल का जो डिस्टेंस मूव है वो उतना ही होगा जितना स्लो स्लो मूव करने से होगा। जो स्पीड होती है वो आपके हाथ पे डिपेंड नहीं करती, आप स्लो मूव करें, आप तेज मूव करें, वो वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करती है। समझ आ गई? आप मीडियम पे डिपेंड करती है। वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम एंड नॉट ऑन द सोर्स। अगर आप पानी की डेप्थ को चेंज ना करें तो आपके हाथ को तेज करें, स्लो करें, कुछ भी करें, वेव तेज या स्लो नहीं होती। आप करके देख लेना। अच्छा, अब लिखें स्पीड ऑफ वेव्स, जिसमें क्या कुछ कह सकते हैं, लाइट पे ये अप्लाई होगा, साउंड पे ये अप्लाई होगा, वाटर वेव्स पे ये अप्लाई होगा, और भी सारी वेव्स पे ये अप्लाई होगा। और आपको पता है न्यूटन के जो सारे लॉज थे उनको आइंस्टाइन ने मॉडिफाई क्यों किया था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। न्यूटन को ये जो वेव वाली कहानी थी ये पता नहीं थी। समझ आ गई बात? तो वो यहां पे मार खा गया था। उसका बिलीव ये था कि अगर सोर्स मूव करेगा तो लाइट की स्पीड इफेक्ट हो जाएगी, जबकि लेटर ऑन ये पता चला था कि इफेक्ट नहीं होती। समझ आ गई बात? इसीलिए उसके जो लॉज थे वो गलत हो गए थे। स्पीड ऑफ वेव्स इज इंडिपेंडेंट, speed of waves is independent of the motion of the source। कोई कंफ्यूजन इसमें? वेव्स की जो स्पीड है वो सोर्स के मोशन पे डिपेंड नहीं करती। सो वेव्स फ्रॉम अ स्टिल सोर्स और मूविंग सोर्स विल हैव सेम स्पीड। यहां तक क्लियर? अब हम समझते हैं ये डॉपलर इफेक्ट को। डॉपलर इफेक्ट समझाने का एक ही वे है, एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल। लिखें एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डॉपलर इफेक्ट। यहां तक हो गया कॉपी? एग्जांपल के लिए मैं पूरा पेज यूज करूंगा। लिखें एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डॉपलर इफेक्ट।
आप एक काम करें, अभी लिखें नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखें, लिख आप बाद में लेंगे, आपने अभी सिर्फ बोर्ड पे देखना है। हमारे पास जी एक है वाटर वेव्स का सोर्स, हमारे पास वाटर वेव्स का क्या है जी, एक सोर्स, ये जनरेट कर रहे हैं वाटर वेव्स। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है, रिपल टैंक का कोई एंड है या उसमें कोई वुडन पीस है, कोई भी चीज है जो वेव्स को रिसीव कर रही है। ऑब्जर्वर क्या है, जो वेव्स को रिसीव कर रहे हैं। सोर्स से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये 80 मीटर्स है, तो मुझे बताएं पहले वेव फ्रंट को ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? इट हैज टू ट्रेवल 80 मीटर्स। अंडरस्टूड? अगली बात पे आ जाओ। फर्ज करें जी वेव स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहले वेव फ्रंट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे। एग्रीड और नॉट? पहले वेव फ्रंट को या पहली वेव को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेंगे? 8 सेकंड लगेंगे। अब अगली बात पे आते हैं, सोर्स रुका हुआ नहीं है, सोर्स मूविंग है। स्पीड ऑफ सोर्स है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। मेरा सवाल, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 76। कितना रह जाएगा? 76। 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 2 सेकंड में सोर्स मूव करेगा 8 मीटर, डिस्टेंस रह जाएगा 72। 3 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 3 सेकंड के बाद रह जाएगा 68। ये कहानी समझ आ गई? यानी कि हर 1 सेकंड के बाद सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्लियर ये बात? अगली बात पे आ जाओ। टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, अगर मैं TS लिखता हूं तो इट इज एक्चुअल और इट इज ऑब्जर्व्ड। अगर मैं TS लिख रहा हूं, S is for actual, 2 सेकंड। इसका क्या मतलब? Consecutive wave fronts are generated with a time gap of 2 seconds. Consecutive wave fronts are generated with a time gap of 2 seconds. ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक टेबल है जो हम मिलके फिल करते हैं। नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, नंबर ऑफ वेव फ्रंट, टाइम ऑफ generation, distance between source and observer, उसके बाद टाइम, आपने अभी कॉपी नहीं करना, एक बार समझ लो फिर कॉपी कर लेना। टाइम टू ट्रेवल, इस टेबल से आपको डॉक्टर इफेक्ट खुद ही समझ आ जाएगा क्यों होता है, कैसे होता है। टाइम टू ट्रेवल, टाइम ऑफ रिसेप्शन, टाइम ऑफ रिसेप्शन। चलें जी, पहला वेव फ्रंट जनरेट हुआ 0 सेकंड पे। पहला वेव फ्रंट कब जनरेट हुआ? 0 सेकंड पे। बताएं उस टाइम पे सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है? क्विक आंसर। वेरी गुड बेटा। ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस और स्पीड। किसकी स्पीड? द वेव इज ट्रेवलिंग। द वेव इज ट्रेवलिंग। तो 80 मीटर को डिवाइड किससे करेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना टाइम आ जाएगा? 8 सेकंड। तो रिसीव कब होगी? 8 सेकंड पे। अच्छा, अब इसको मैं फिजिकली समझाता हूं कि क्या हुआ। देखें, फर्ज करें मैंने पेन जो है उसको, जैसे अल्लामा इकबाल ने पेन मुंह में डाला हुआ, तो मैंने ऐसे डाला। अब मेरी ये वाली जो इंस्टेंट है ये आपको दिखाई कब देगी? जब वो वाला लाइट का पल्स आप तक पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल मैं हाथ खड़ा करता हूं तो आपको उसी वक्त दिखाई नहीं देता। मैं हाथ खड़ा करता हूं, हाथ से लाइट निकल के आपके टुवर्ड्स जाती है, उस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, आपके टुवर्ड्स जाएगी। आप कब देखेंगे? जब मैं हाथ खड़ा करूंगा या जब लाइट आप तक पहुंचेगी। सो यू नेवर सी द ऑब्जेक्ट, यू सी द इमेजेस। बात क्लियर हो गई? अब आप मुझे ये बताएं कि फर्ज करें आप इस वेव के थ्रू मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैंने हाथ खड़ा किया 0 सेकंड पे, आपको दिखाई कब देगा? 8 सेकंड पे। आपको दिखाई कब देगा? 8 सेकंड पे। ये बात समझ आ गई? इसको कहते हैं टाइम डिले या टाइम लैग। ये पता है आपने कहां ऑब्जर्व किया हुआ है? जब आप बैट बॉल का मैच देखते हैं तो अगर आप 3-4 चैनल साथ चला दें तो एक चैनल पे बॉल हो चुकी होती है, एक चैनल पे बॉलर जो है बॉल को ऐसे हिला रहा होता है। देखा हुआ है ये वाली चीज? तो वो टाइम डिले होता है। और टाइम डिले की ये रीजन होती है बिकॉज यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द एक्चुअल थिंग, यू आर ऑब्जर्विंग द इमेजेस। ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताएं सेकंड वेव फ्रंट कब जनरेट होगा? सेकंड वेव फ्रंट जनरेट होगा, खुशी बेटा आप बताएं, 2 सेकंड पे। 2 सेकंड में सोर्स कितना चल जाएगा? सोच के बताओ।
2 सेकंड में सोर्स चल जाएगा 8 मीटर। क्यों? क्योंकि सोर्स की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 80 माइनस 2 इंटू 4, 72 मीटर्स। थोड़ा सा रुक जाते हैं। आप मुझे बताएं, पहली रो आपको समझ आ गई? पहली रो का बताएं सिर्फ। चलें आप ये बताएं, सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना था? 80 मीटर। वेव जनरेट हुई, वेव ने कितना ट्रेवल करना है? 80 मीटर। वेव की स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। उसको ट्रेवल करने में लगेंगे 8 सेकंड। अब जो वेव 0 सेकंड पे जनरेट होगी, 8 सेकंड ट्रेवल करके वो पहुंचेगी ऑब्जर्वर के पास। तो रिसीव कब होगी? रिसीव होगी 8 सेकंड पे। अब आप मुझे बताएं, इस रो में आपको समझ क्या नहीं आता? क्लियर? अब पहली वेव जनरेट हुई 0 सेकंड पे, टाइम पीरियड है 2 सेकंड। तो अगली वेव कब जनरेट होगी? 2 सेकंड के बाद। अगली वेव कब जनरेट होगी? 2 सेकंड के। नहीं बेटा, टाइम पीरियड 2 सेकंड है ना। नहीं, मैं दूसरी का पूछ रहा हूँ। दूसरी वेव कब जनरेट होगी? 2 सेकंड के बाद। उन 2 सेकंड तक सोर्स रुका रहेगा या आगे चला जाएगा? देखें, हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना चीज, उसमें ये है कि एक डिपर है जो वेव जनरेट कर रहा है, यहाँ पे वेव रिसीव हो रही है और डिपर आगे मूव कर रहा है। तो डिपर रुका तो नहीं रहेगा ना। डिपर वेव जनरेट कर रहे हैं और साथ ही आगे जाता जा रहा है। तो गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब पहला क्रेस्ट जनरेट हुआ 0 सेकंड पे। अब आप मुझे बताएं, दूसरा क्रेस्ट या दूसरा वेव फ्रंट कब जनरेट होगा? 2 सेकंड्स में। उन 2 सेकंड में सोर्स रुका रहेगा या आगे चला जाएगा? कितना आगे चला जाएगा? 80 मीटर माइनस 2 इंटू उसकी स्पीड है 4, डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 72 मीटर। तो बेटा 2 सेकंड के बाद सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस, सोर्स यहां पे आ चुका है। 2 सेकंड के बाद सोर्स कहां पे आ चुका है? इधर आ चुका है। और डिस्टेंस कितना रह गया? 72 मीटर। बेटा सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहे हैं ना। अब फर्ज करें बोलते हुए अगर मैं राहिम के टुवर्ड्स जा रहा हूं, तो राहिम का और मेरा डिस्टेंस शुरू में था 80 मीटर। जब मैं 8 मीटर चल जाऊंगा फिर कितना रह जाएगा? फिर रह जाएगा 72 मीटर। उस वक्त उसने जनरेट किया दूसरा क्रेस्ट। पहला क्रेस्ट जनरेट किया 0 सेकंड पे, दूसरा क्रेस्ट जनरेट किया 2 सेकंड पे। उस 2 सेकंड में गैप कितना रह गया? 72 मीटर। क्लियर अब ये बात? अब आप मुझे ये बताएं कि 72 मीटर ट्रेवल करने के लिए वेव को टाइम कितना लगेगा? वेव की स्पीड कितना है? वेव की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो 72 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सोच के बताओ। डिवाइडेड बाई 10। यानी कि जब वेव जनरेट हुई थी तो सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस रह गया था 72 मीटर। वेव ने ट्रेवल करना है 72 मीटर। वेव की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 7.2 सेकंड। ठीक है। अब वेव रिसीव कब होगी? हमने 0 सेकंड के रेफरेंस से चलना है। देखें, एक चीज पैदा हुई 2 सेकंड पे, उसने ट्रेवल किया 7.2 सेकंड। तो रिसीव कब होगी? फर्ज करें आप चले 12 बजे या आप चले 1 बजे। 1 बजे चल के अगर आप 4 आवर्स तक ट्रेवल करते हैं, 4 घंटे आपने ट्रेवल किया, पहुंचेंगे कब? 5 बजे। 1 पे आप चले, 4 घंटे आपने ट्रेवल किया, 4 आवर्स आपने ट्रेवल किया, तो पहुंचेंगे कब? 5 पे। 2 सेकंड पे जनरेट हुई, 7.2 सेकंड तक ट्रेवल किया, तो मिलेगी कब? 9.2 सेकंड पे। देखें, जनरेट कब हुई? 2 सेकंड पे। कितना टाइम ट्रेवल किया? 7.2 सेकंड। बेटा बात सुने, 2 सेकंड पे वो पैदा हुई, 2 सेकंड पे वो पैदा हुई, उसने ट्रेवल किया 7.2 सेकंड पे। रिसीव कब होगी? रिसीव होगी, अब क्लियर है? जनरेट हुई वो 8 सेकंड में रिसीव हो गई। लेकिन एक बात है, वो जब 8 सेकंड पे रिसीव हुई थी तो 2 सेकंड के बाद ये वाली वेव बन चुकी थी। ये नहीं कि हाँ बेटा बात सुने, पहली वेव 0 सेकंड पे बनी, वो ट्रेवल करना शुरू हो गई। 2 सेकंड के बाद फिर दूसरी वेव बन जाएगी, 4 सेकंड के बाद फिर तीसरी वेव बन जाएगी, 6 सेकंड के बाद फिर चौथी वेव बन जाएगी। यानी कि पहली वेव के रिसीव होते होते 5-6 और वेव्स बन जाएंगी। ये 60 है। तो बेटा आप खुद बताएं। देखें, आप सोर्स मेरी बात सुने, मैं अगर बोल रहा हूँ मेरी आवाज आपके टुवर्ड्स आ रही है तो मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ ना, तो मेरे सारे आपके टुवर्ड्स एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, टाइम ऑफ रिसेप्शन होगा। देखें,
वेव बनी कब 2 सेकंड पे, उसने ट्रेवल कितना टाइम किया 7.2 सेकंड, तो 2 + 7.2 कितना हो गया 9.2 सेकंड, उसने 9.2 सेकंड पे रिसीव होना है। तीसरे का आप खुद फिल करें, शाबाश, तीसरे का आप खुद अपने दिमाग में फिल करें। हाँ, पहला क्रेस्ट, दूसरा क्रेस्ट, अब तीसरा क्रेस्ट। अब देखें टाइम गैप कितना होगा, टाइम पीरियड है 2 सेकंड, हर 2 सेकंड के बाद नई वेव बनेगी। तो खुशी बेटा पहली वेव के पहुंचने तक बहुत सारी वेव्स बन चुकी होंगी और वो भी ट्रेवल कर रही हैं। अब ये तीसरी वेव बनेगी 4 सेकंड पे, ठीक है। 4 सेकंड में सोर्स रुका तो नहीं रहा, 4 सेकंड तक सोर्स कितना आगे चला गया 16 मीटर, 16 मीटर ना। अब देखें 80 - 4 × 4 64 रह गया। अब तीसरी वेव जो 4 सेकंड पे जनरेट हुई उसने ट्रेवल कितना करना है 64 मीटर, सोर्स और आगे चला गया। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें, समझ आ जाएगी। अब इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, 64/10 कितना हो गया 10.4। अब आते हैं जी डॉपलर इफेक्ट क्या है। अब आपने एक चीज केयरफुली देखनी है, जनरेशन का टाइम गैप कितना है 2 सेकंड ईच, रिसेप्शन का टाइम गैप कितना है ना, देखें दिस इज डॉपलर इफेक्ट। The waves which have been generated with a gap of 2 seconds are being received with a time gap of 1.2 seconds. नहीं, हमेशा के लिए इस सिचुएशन में देखें जो जी। अब आपने एक चीज देखी कि जो क्रेस्ट या वेव फ्रंट्स हैं वो जनरेट कैसे हो रहे हैं 2 सेकंड के गैप के साथ, और रिसीव कैसे हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं 1.2 सेकंड के गैप के साथ। तो आप मुझे बताएं गिवन टाइम में जनरेटेड वेव्स और रिसीव्ड वेव्स सेम होगी या डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। अब समझ आ गई बात, दिस इज व्हाट वी कॉल डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, इसको अगर आपने फिजिकली विजुअलाइज करना है, फर्स्ट करें वेव्स आर क्लैपिंग, जनरेट ऐसे हो रही है, जनरेट कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, रिसीव कैसे हो रही है, समझ आ गई बात। अच्छा, पहली बार मेरा जो भी इंप्रेशन बन रहा है, दूसरी बार मेरा रोटी पकाने वाली माई वाला इंप्रेशन बन रहा है, पहली बार कोई और इंप्रेशन बन रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा देखिए, वेव्स जो है आप लोग समझ गए। अच्छा, वेव्स जो है उनका जनरेशन का गैप कितना है 2 सेकंड, ठीक है। तो कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है, विद अ गैप ऑफ 2 सेकंड, और रिसीव कैसे हो रही है, बात क्लियर। मतलब एक बंदा क्लैपिंग कर रहा है और वो आपके टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं विद दिस सिचुएशन, वो क्लैपिंग कैसे कर रहे हैं ऐसे, और आपको सुनाई कैसे दे रहा है। तो अगर ये पेन के टिक हैं तो ये आपको कैसे फील होंगे, द जनरेशन इज लाइक दिस, द रिसेप्शन इज, यानी कि जनरेशन और रिसेप्शन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। अब आप इस टेबल को देख के बताएं कि बात समझ आ गई। मैं इस टेबल को एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, सोर्स और ऑब्जर्वर का शुरू में गैप कितना था 80 मीटर, 80 मीटर। जब सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाएगा गैप चेंज होता जाएगा, हर नेक्स्ट वेव फ्रंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक हो गया। पहले ने ट्रेवल किया था कितना, पहले ने ट्रेवल किया था 80 मीटर, दूसरे ने ट्रेवल किया 72 मीटर, चौथे ने ट्रेवल किया 64 मीटर। अब डॉपलर इफेक्ट को आप फिजिकली विजुअलाइज कर पा रहे हैं और रीजन समझ आ गई और मैथमेटिकली भी समझ आ गया। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे होता है तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट नो आई थिंक इट शुड। अब आप इस टेबल को डिनाई तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। आपके सामने ये टेबल बनाई है ना, तो फिजिकली मैथमेटिकली हर तरह से आपने देखा कि जनरेशन का गैप इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसेप्शन का गैप, और इसी की वजह से क्या होता है डॉपलर इफेक्ट होता है, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। खुशी बेटा फिजिकली समझ आ गई, और ये भी समझ आ गई कि मैथमेटिकली फिजिकली कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली इट इज हैपनिंग। ये मैं कल लिखवा दूंगा, ये मैं कल लिखवा दूंगा।